22 अगस्त 2016 रात के 11 बजे लंदन का एक छोटा सा फ्लैट जहां से कराची तक आवाज पहुंचती है। अल्ताफ हुसैन माइक्रोफोन के सामने अकेला बैठा है, गुस्से में, और वो जानता है कि बाहर प्रेशर है, अंदर डर है और हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं सकता। तो वो बोलना शुरू करता है, पहले आहिस्ता, फिर तेज और फिर चिल्लाना शुरू करता है और फिर बोलता है, पाकिस्तान का झंडा जला दो। उस रात अल्ताफ हुसैन ने जो कुछ कहा, उसने उसकी 30 साल की मेहनत, लेगेसी, सब कुछ खत्म कर दिया। हक पर थे और हक पर। अगले 24 घंटे में वो आदमी जिसके लिए लाखों लोग मरते थे, वो गद्दार बन गया। 2008 से 2013 तक अल्ताफ हुसैन अपने पॉलिटिकल करियर की ऊंचाई पर था, जहां उसकी पार्टी गवर्नमेंट में थी और कराची उसके कंट्रोल में था। बट बिहाइंड ऑल दैट पावर अल्ताफ अकेला था, फिजिकली लंदन में, इमोशनली अपने ख्यालों में। वो जानता था कि पाकिस्तान में वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि कई केसेस थे और दुश्मन भी थे। लेकिन अगर वो लंदन से पार्टी चला सकता है तो रेलिवेंट भी रह सकता है। तो उसने अपनी पूरी जिंदगी उस फोन लाइन पर लगा दी, हर रोज स्पीचेस देता, हर रोज अपने कारकुनों से बात करता। लेकिन ये दूरी उसके लिए कर्स बन गई, क्योंकि जब आप जमीन से दूर होते हो तो ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं आती, अपने कारकुनों की तकलीफ समझ नहीं आती। 2010 के बाद जब कराची में वायलेंस बढ़ गया और एमक्यूएम पर एलिगेशंस आने लगे, तो अल्ताफ का रिएक्शन डिफेंसिव और अग्रेसिव था। वो कहता था ये सब साजिश है, और शायद थी भी, लेकिन जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था, चिल्लाना, धमकियां देना, ये सब सिचुएशन को और बुरा बना रहा था। 2013 के बाद जब रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ और एमक्यूएम वर्कर्स गिरफ्तार होने लगे, इनकाउंटर्स होने लगे, तो अल्ताफ को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही है। हर हफ्ते किसी वर्कर की मौत की खबर आती और अल्ताफ लंदन से बस फोन पर बात कर सकता था। वो अपने वर्कर्स का दर्द देख नहीं सकता था, वो उनका डर महसूस नहीं कर सकता था, वो बस सुन सकता था और गुस्सा कर सकता था। और यही गुस्सा उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। उसकी तकरीरें पहले मोटिवेशनल होती थीं, लेकिन अब वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्से वाली थीं। वो घंटों तक बोलता, रोता, चिल्लाता और गालियां देता। कारकुन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनका लीडर दिमागी तौर पर टूटा हुआ है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। फारूक सत्तार और सीनियर लीडर्स को लगने लगा था कि अल्ताफ ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन वो चुप थे, क्योंकि अल्ताफ के साथ सवाल नहीं किया जा सकता था। अल्ताफ खुद भी महसूस कर रहा था कि उसका कंट्रोल कमजोर हो रहा है। वर्कर्स पहले जैसे पैशनेट नहीं थे, तकरीरें पहले जैसा असर नहीं कर रही थीं, और ये डर उसके अंदर बढ़ रहा था कि शायद सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गया, जैसे उसकी आवाज की लाउडनेस उसकी पावर को वापस ला सकती हो। 22 अगस्त 2016 को दिन भर से अल्ताफ बेसुकून था। कराची में कुछ हादसात हो चुके थे, कुछ वर्कर्स गिरफ्तार किए गए थे, और अल्ताफ को लगा कि अब बहुत हो गया। रात 11 बजे उसने कैमरा ऑन किया। कराची में स्क्रीन पर उसकी शक्ल नजर आई और वर्कर्स खड़े हो गए। शुरुआत नॉर्मल थी, सिस्टम की बुराई, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश, लेकिन फिर कुछ बदला। अल्ताफ का गुस्सा बाहर आने लगा, वो ज्यादा तेज बोलने लगा और ज्यादा अग्रेसिव होने लगा, और फिर उसने वो लाइन कही जो सब बदल देने वाली थी, पाकिस्तान का झंडा जलाओ। वर्कर्स शौक में आ गए और कुछ चिल्लाने लगे कि नहीं भाई, लेकिन अल्ताफ रुका नहीं। वो और अग्रेसिव होता गया, मीडिया पर अटैक करने की बात की, जीएचक्यू पर चढ़ाई की बात की। उस वक्त अल्ताफ के जहन में शायद यह था कि यह सिर्फ एक अग्रेसिव स्पीच है, लेकिन वो ये नहीं समझा कि इस बार लाइन क्रॉस हो चुकी थी, ये गद्दारी की कैटेगरी में आ रहा था। और अगली सुबह जब अल्ताफ उठा तो उसने देखा कि कराची में हालात बिल्कुल बदल गए हैं। एमक्यूएम वर्कर्स अपने ही दफ्तर जला रहे हैं, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, और फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जहां वो अल्ताफ से ऑफिशियली अलग होने का ऐलान कर रहा है। उस वक्त अल्ताफ को पता चल गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। 30 साल की मेहनत, 30 साल का स्ट्रगल, सब एक रात में खत्म।
23 اگست کے بعد الطاف حسین ایک الگ آدمی بن گیا۔ وہ اب وہ لیڈر نہیں تھا جو لاکھوں لوگوں کو انسپائر کرتا، وہ اب ایک غدار لیڈر تھا جس کو اس کی اپنی پارٹی نے چھوڑ دیا تھا۔ لندن کے اس فلیٹ میں وہ اکیلا بیٹھا رہتا اور سوچتا تھا کہ کیا غلطی ہو گئی، کیا وہ پاگل ہو گیا تھا اس رات، یا اسے جان بوجھ کے اکسایا گیا تھا۔ دونوں امکانات ہو سکتے تھے، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ریزلٹ سیم تھا۔ وہ پولیٹیکلی ڈیڈ ہو چکا تھا۔ سپیچز اب بھی چلتی تھیں لیکن صرف یوٹیوب پر، کچھ پکے فینس دیکھتے تھے۔ سکرین کے سامنے اب کوئی فزیکلی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کارکن نہیں روتے تھے، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ اب MQM پاکستان کے نام سے الگ پارٹی بن گئی جو الیکشنز لڑتی تھی، لیکن الطاف کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ UK میں اس کے خلاف کیسز چلے اور اس کی ریپوٹیشن پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی تھی، اور سب سے ٹریجک بات یہ تھی کہ الطاف اب فزیکلی بھی اکیلا تھا اور مینٹلی بھی۔ وہ آدمی جو کبھی لاکھوں لوگوں سے گرا رہتا تھا، اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ الطاف حسین کی کہانی ایک ٹریجک فگر کی کہانی ہے جو پاور کے نشے میں اپنی ریئلٹی بھول گیا، اور پھر جب وہ گرا تو کوئی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ آدمی جو ایک اسٹوڈنٹ سے کنگ میکر بنا تھا، جو کراچی کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، وہ ایک رات میں سب کچھ کھو بیٹھا، اور آج جب وہ لندن میں بیٹھا ہے تو شاید وہ سوچتا ہوگا کہ کیا ہوتا اگر اس نے اس رات وہ سپیچ نہ دی ہوتی، کیا ہوتا اگر وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتا۔ لیکن اب یہ سوالات بے معنی ہیں کیونکہ جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ آج الطاف حسین ایک بھلا دیا گیا نام ہے، اس کی لیگیسی کمپلیکیٹڈ ہے۔ کچھ کہتے ہیں وہ ہیرو تھا، کچھ کہتے ہیں وہ ڈکٹیٹر تھا، اور کچھ کہتے ہیں وہ حالات کا مارا تھا۔ لیکن ایک بات پکی ہے کہ الطاف حسین کا فال صرف پولیٹیکل نہیں تھا، وہ پرسنل اور ایموشنل بھی تھا، جہاں ایک آدمی نے سب کچھ حاصل کیا اور پھر سب کچھ کھو دیا، اور وہ آج بھی اس لندن کے فلیٹ میں بیٹھا ہے، اکیلا، بلا دیا گیا، اور شاید سوچتا ہے کہ کیا غلطی کر بیٹھا ہوں۔